तो अब जो टॉपिक है वो है स्लाइवरी ग्लैंड्स। अगर स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ज्यादातर जो फिशेस हैं उनके हेड रीजन में स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इट मींस वो लैक करती हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स को, एक्सेप्ट द लैम्प्रेस। लैम्प्रेस में जो है वो एक पेयर प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड का, और ये जो पेयर है ग्लैंड्स का ये सिक्रीट करता है एंटी कोएगुलेंट। अब ये जो एंटी कोएगुलेंट है ये हेल्प आउट करेगा लैम्प्रे को कि जिस प्रे के ऊपर इसने अटैक किया है उसमें से जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये एंटीकोएगुलेंट उसको कोएगुलेट होने नहीं देगा या उसको जमने नहीं देगा, और वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। सो जो लैम्प्रे है वो अपने प्रे के इस ब्लड के ऊपर आसानी से फीड कर लेगी जो कि उसकी बॉडी से फ्लो आउट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं स्नेक्स की, तो कुछ स्नेक्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो है वो मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक खास सिक्रीशन जिसको बोला जाता है विनोम यानी कि जहर। इस विनोम को विनोम इंजेक्टिंग ऑर्गन जो कि कहलाता है फैंग, उसके जरिए इंजेक्ट किया जाता है प्रे के अंदर, जो कि प्रे को कर देता है पैरालाइज या इमोबिलाइज, और वो फिर मूव नहीं कर पाता, और आफ्टर दैट जो स्नेक है वो उसको निकल लेता है। अब क्योंकि जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर ओरल डाइजेस्टिव एंजाइम की जो सिक्रीशन है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो नहीं रखती। दैट्स वाई एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो मौजूद नहीं होते। और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं उनमें भी जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जितने भी मैमल्स हैं उन सब में स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एसोफेगस। अब जो एसोफेगस है एम्फीबियंस और फिशेस की वो तो होती है शॉर्ट, लेकिन अगर हम बात करते हैं एमनियोट्स की तो एमनियोट्स की जो एसोफेगस है वो होती है लॉन्ग। लॉन्ग की होती है क्योंकि उनकी जो नेक है वो काफी ज्यादा लॉन्गर होती है। लॉन्गर नेक होने की वजह से उनकी जो एसोफेगस है वो भी होती है लॉन्ग। इसके अलावा जो ग्रेन या फिर हम कह सकते हैं कि सीड ईटिंग बर्ड्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्रॉप, जिसका पहले ही आपको बताया था कि जो एसोफेगस का कॉर्डल पोर्शन है उससे क्रॉप जो है वो डेवलप करता है, और इस क्रॉप के अंदर फूड को किया जाता है स्टोर। अब जो फूड स्टोर हो रही है क्रॉप के अंदर ये इंश्योर करेगी कॉन्टिन्यूस सप्लाई फूड की स्टमक को और इंटेस्टाइन को भी। स्टमक को के डाइजेशन हो जाए, इंटेस्टाइन को के एब्जॉर्प्शन हो जाए। सो स्टमक और इंटेस्टाइन को कॉन्टिन्यूस सप्लाई इंश्योर होती है विद द हेल्प ऑफ क्रॉप, जो कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है ग्रेन और सीड ईटिंग बर्ड्स के अंदर। उसके अलावा ये जो क्रॉप है या ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बर्ड के अंदर ये अलाउ करता है इन बर्ड्स को कि वो रिड्यूस कर दें अपनी फ्रीक्वेंसी फीडिंग की। अब जैसे ही फीडिंग की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है तो इट मीन्स कि वो फ्रीक्वेंटली फूड को ईट नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद वो मेंटेन कर लेते हैं अपना हाई मेटाबॉलिक रेट। तो ये वो कैसे मेंटेन करते हैं, ये वो इस तरह से मेंटेन करते हैं कि फूड जो है वो ऑलरेडी इनकी क्रॉप के अंदर स्टोर्ड होती है, वो कॉन्टिन्यूसली सप्लाई हो रही होती है उनके स्टमक को और इंटेस्टाइन को डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। सो इस तरीके से जो बर्ड है वो अपना मेटाबॉलिक रेट हाई ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्टमक। स्टमक आपको पता है एसोफेगस के बाद वाला पोर्शन है, और इसको होल्डिंग स्टेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फूड जो है वो पहले माउथ से एसोफेगस के थ्रू स्टमक में ही आती है। अब ये जो स्टमक है इसको कंसिडर किया जाता है एज अ एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर। एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर के तौर पर इसको कंसिडर करते हैं, और कहा जाता है कि ये इवॉल्व तब हुआ होगा जब ऑर्गेनिज्म ने लार्ज प्रे को ईट करना शुरू किया होगा, यानी जब एनिमल्स ने बड़े बड़े जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको कैप्चर करना, उनका शिकार करना शुरू किया, तो फिर उस शिकार को कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज ऑर्गन की जरूरत थी।
तब जो है वो स्टमक इवॉल्व हुआ होगा। और चूंकि वो शिकार लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे कर रहे थे तो उनकी स्टोरेज होना जरूरी थी। दैट्स वाई जो है एवोल्यूशन हुई वर्टिब्रेट्स में स्टमक की। कुछ जोलॉजिस्ट जो है उनका ये भी मानना है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनकी एवोल्यूशन और जो प्रोडक्शन है HCl की, ये इसलिए हुई कि जो बैक्टीरिया है उनको किल किया जा सके और जो फूड है उसको प्रिजर्व किया जा सके स्टमक के अंदर। ये उन कुछ जोलॉजिस्ट हैं उनका बिलीव है कि ये इसलिए इवॉल्व हुए होंगे कि बैक्टीरिया को किल करके जो है फूड को प्रिजर्व किया जा सके। जबकि जो एंजाइम पेप्सिनोजन है, एंजाइम पेप्सिनोजन, इसकी एवोल्यूशन बिलीव किया जाता है कि बाद में हुई होगी बिकॉज जो स्टमक है वो इसेंशियल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। बिकॉज मोस्टली यही कंसिडर किया जाता है कि स्टमक के अंदर जो फूड है वो स्टोर्ड होती है, डाइजेशन का ये एज सच फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता। तो तीन मेन ऑर्गन, सलाइवरी ग्लैंड, एसोफेगस, स्टमक, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे गिजर्ड को। गिजर्ड को मैकेनिकल ग्राइंडर भी बोला जाता है। कुछ फिशेस, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स भी कौन से, जो क्रोकोडाइल्स वगैरह है वो, और जितने भी बर्ड्स हैं यानी तमाम बर्ड्स, उनके अंदर गिजर्ड मौजूद होती है। और गिजर्ड का फंक्शन ये है कि ये हेल्प आउट करती है फूड की ग्राइंडिंग में, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। अब जो गिजर्ट है आपको पहले बताया था कि ये जो है डेवलप करती है पोस्टीरियर पार्ट से स्टमक के, जिसको कहा जाता है वेंट्रिक्यूलस। वेंट्रिक्यूलस से गिजर्ट जो है वो डेवलप करेगी। जो ग्रेन ईटिंग बर्ड्स हैं जब वो फीडिंग कर रहे होते हैं उस दौरान वो पैबल्स को भी इनसाइड द बॉडी लेके जाते हैं। और ये जो पैबल्स हैं यानी छोटी छोटी जो कंकरियां हैं इनको रखा जाता है गिजर्ट के अंदर। ये पैबल्स जो उन्होंने swallow की होती हैं उनको रिटेन कर लिया जाता है इनसाइड द गिजर्ट। और ये जो पेबल्स है ये हेल्प आउट करती हैं ग्रेन ईटिंग बर्ड्स को ग्राइंडिंग के प्रोसेस में। यहाँ फैसिलिटेट हम कह सकते हैं कि गिजर्ट में मौजूद जो पेबल्स हैं वो फैसिलिटेट करेंगी, वो फैसिलिटेट करेंगी ग्रेन ईटिंग बर्ड्स को इन द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग अप द फूड। यहाँ पर जो हमने मेन जो पार्ट्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक के अभी तक जो डिस्कस किए हैं उनमें जो सबसे पहला पार्ट था वो है टंग। आफ्टर दैट हमने टीथ के बारे में पढ़ा और फिर हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस कर लिया, एसोफेगस को, देन स्टमक को और गिजर्ट को। और हमने ये कहा कि ये जितने भी पार्ट्स हैं अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह की फूड खाता है, किस तरीके से फूड खाता है, और उसका जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपका आज का लेसन है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।